जो भी हमारी बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी जमात इस्लामिया, उसके जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने हर चीज़ अपने लिए की। वो कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते थे। पाकिस्तान वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा वो एक मुल्क की शक्ल में उसको वो देना चाहते थे। कहीं ना कहीं सच ये भी है कि इट गॉट बैंड। यूथ एज होती है या टीन एज होती है, उनमें जो बचपना में जो गलतियाँ होती हैं वो एक होती है। मतलब लीडर में लीडरशिप अगर नहीं होगी तो नौजवान तो बर्बाद होता ही होता है। कब्रिस्तान में भी खामोशी होती है, तो ये वो वाली खामोशी नहीं होनी चाहिए कि वी हैव टू come out from the confusion and move towards the contribution. Yes. आज इस कश्मीर की बात करने के लिए कश्मीर के एपिसोड पे हमारे साथ जो हैं इस वक्त जुड़े हैं तलत मजीद जी। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये पुलवामा के रहने वाले हैं, पुलवामा कश्मीर। और ये एक ऐसा नाम है, जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो ज़रूर ये नाम कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं। एक्चुअली अगर मैं इनकी पास्ट की बात करूं तो येस, he was the member of Jamaat Islam, which was an organization which got banned, and उसके बाद जो है अब he is very active in justice and development front। तो पहले तो तलत जी थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू अस कि हम आपसे बात कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तलत जी चलिए जाते हैं पुराने इतिहास की तरफ, जो शायद कभी ना कभी कोई भी नहीं चाहता वैसे उन पन्नों को खोलना, लेकिन कभी ना कभी जब ऐसे लोगों से रूबरू होते हैं तो जानना आपकी जो सोच थी या जिस टाइम से आप गुजरे हैं, इट वाज एक्सपीरियंस। तो आप लोग जब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं तो बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें हमें मिलती है। तो तलत जी सीधा हम आते हैं आपके पास्ट की तरफ। यू वर द मेंबर ऑफ जमात इस्लाम दैट गॉट बैंड। उसके बाद अभी की मैं बात करूं तो आप एक रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के साथ एज ए स्पोक्स पर्सन काम कर रहे हैं। तो जब हम पुरानी चीज़ें देखते हैं तो तब एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके आप हित में थे कि दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ इलेक्शंस या ऐसी चीज़ें नहीं थी, दे वर द रिलीजियस ग्रुप, दे से डैट। बट अभी चीज़ें बदल गई हैं। तो ये सारा ट्रांजिशन वहाँ से एक बैन चीज़ से उसमें काम करना, फिर बैन होना, फिर वापस आप कश्मीर के हित के लिए काम करना, ये सारा कुछ ट्रांजिशन कैसा हुआ, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, जहाँ तक आपने जो मुख्तसर सा तारुफ दिया मेरा, जहाँ तक इन चीज़ों का सवाल है कि मैं जमात इस्लामी से वाबस्ता रह चुका हूँ। पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जमात कोई नॉट वाज ओनली ए रिलीजियस ग्रुप, जमात वाज ए सोशो रिलीजियस एंड ए पॉलिटिकल ग्रुप। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जो इन तीनों चीज़ों पे काम करती थी, यानी ये सोशल रेस्पेक्टिव में भी काम करती थी, फलायाम के नाम पे ये काम करती थी, दीनी एतबार से दावत व तबलीग का काम करती थी, और सियासत में भी इसका एक अच्छा खासा रोल था। सियासत एक्टिव पॉलिटिक्स से इन्होंने फिर 87 के बाद, जो 87 जब हम देखते हैं, जब हम इतिहास में जाते हैं तो फिर हमें 87 का कहीं ना कहीं से फिर इन सब चीज़ों में फिर जिक्र आता है इन बातों का, जमात का बैन होना, जमात का ये सारी चीज़ें। 87 जब हम देखते हैं तो फिर हमें 87 को देखना पड़ता है, या घुमा फिरा के फिर बात 87 पे ही आ ही जाती है। तो उसमें जो उस वक्त जो हालात बनी रिगिंग के एतबार से या जो भी हुआ उस वक्त, तो फिर उस वक्त के जो बाद जो हालात हुए, तो जमात ने एक एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने किया था कि वो इलेक्शन से दूर रही, कि उन्होंने कहा था कि इस इलेक्शन में धांधलियाँ हो गई, तो उन धांधलियों की वजह से इन्होंने वो अपनी जगह वो प्रोटेस्ट किया था कि हमें इन इंतखाबात पे भरोसा नहीं रहा है। यानी जो प्रेजेंट डेमोक्रेसी है, इस प्रेजेंट डेमोक्रेसी में हमें ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मैंडेट छीना जाता है, और फिर जिन लोगों का मैंडेट छीना जाता है फिर उनको कोई पूछने भी नहीं आता है कि आप लोगों के साथ गलत हुआ। अगर उन्होंने कोई एहतजाज किया तो उल्टा उनको उस वक्त उल्टा उनके साथ वो चीज़ें हुई कि उनको हिरासत में लिया गया। तो दिन ब दिन वो फिर इस चीज़ से दूर होते चले गए। फिर हमें बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। देखिए, मैं जब भी बात करता हूँ ना, जब हम कश्मीर की बात करते हैं या इस टोटल ये जो हमारा ये जो जोग्राफिकल एरिया है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है, इट हैज़ इट्स ओन स्ट्रेटजिक पोजीशन। बिल्कुल। तो ये एक जियोपॉलिटिकल जोन है,
तो जितनी भी जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स इसके अगल बगल में हो जाती हैं उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि बिकॉज कश्मीर इज अ स्ट्रेटजिक जोन, जियो स्ट्रेटजिक जोन। सो जो भी अच्छा उन चीज़ों का फ़ायदा फिर किन लोगों ने उठाया, या उन चीज़ों फिर इंटरनल फैक्टर्स तो होते ही है कि क्या हुआ उस वक्त, किन लोगों के वो मंशा था कि इन्होंने रेगिंग कराई, तो उन लोगों का मकसद क्या था उस वक्त। तो लेकिन फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं कि उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को किसी एरिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए तो फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करना शुरू कर देते हैं। ये जो बैरूनी ताकतें होती है जैसे अमेरिका है या बाकी ये है, उस वक्त वो कश्मीर मूवमेंट का क्यों सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त जो उनके अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स थे, उनके अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स थे, वो कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते थे। पाकिस्तान वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा वो एक मुल्क की शक्ल में उसको वो देना चाहते थे, एक मुल्क की शक्ल देना चाहते थे। तो उससे क्या हो जाता, उससे चाइना और पाकिस्तान का जो ज़मीनी ये जो रास्ता मिलने का था वो इसको बंद करना चाहते थे। तो शिकार कौन हो गया, अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स अचीव करने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें हुई, जो रेगिंग के बाद जो चीज़ें नमूदार हुई वो उन्हीं की शक्ल में हुई। ओके, तो तालिब जी, हमने जैसे बात की, आपने पूरा बताया कि कैसे रैगिंग एंड ऑल दैट चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन कहीं ना कहीं सच ये भी है कि इट गॉट बैंड, ठीक है। ये भी सच है कि उन्हीं के मेंबर्स जो हैं, कहीं ना कहीं दोष है कि आपने बंदूक की बात की है ना नौजवानों के हाथों में, वो भी कहीं ना कहीं सच है। अपने आप जियो पॉलिटिक्स की बात करें या अपने घरों की बात करें, अपने फ़ायदे के लिए जो है, एक जिस नौजवान को कुछ नहीं पता कि किसको फ़ायदा कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है कि हिंदुस्तान को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन सिर्फ उसको ये है कि तुम्हें चंद पैसे मिल जाएंगे और तुम ये चीज़ करो। तो आपको नहीं लगता कि उस ऑर्गेनाइजेशन के आप हिस्सा थे, तो आप क्या उस चीज़ पे स्टैंड लेते हैं? क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में भी नहीं थे, हिंदुस्तान के हित में भी नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन के हित में भी नहीं थे। अगर इलेक्शन होंगे तो वी आर डूइंग द थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो दे वर नॉट इन दैट थिंग। सो एक उस चीज़ में रह के, उस माहौल में रह के आप अभी उस चीज़ पे क्या स्टैंड लेते हैं कि वो सही था, गलत था, क्या था? देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात नहीं करेंगे, हम अगर ओवरऑल हम करेंगे नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। वाज दैट इन द नेशनल इंटरेस्ट? बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो हमें अपने कौमी मफाद के एतबार से सोचनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें उस वक्त कौमी मफाद में भी नहीं थी, क्योंकि देखिए, ये मेरा ही कहना नहीं है, जितने भी हमारे जो लीडरशिप उस वक्त थी, मैंने ये पिछले भी एक इंटरव्यू में कहा, एक पॉडकास्ट में मैंने कहा कि शायद हमारी उस वक्त के जो क़यादत थी, जो लीडरशिप उस वक्त थी, वो उनके पास वो क्लियर थोड़ा वो ये जो एक विज़न होता है वो नहीं था, विज़न नहीं था, और उनके जो वो अचीवेबल ऑब्जेक्टिव जो थे, जो हासिल करने होते हैं किसी चीज़ से, तो वो अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स, वो जो अहदाफ होते हैं वो मुतय्यन नहीं थे। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो जो है कि हाँ, हमारी तरफ से वो गलत इक़दाम हो गए। वो सीधे मैं कहता हूँ, मैं उसमें कोई दकी छिपी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि दैट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कश्मीरी पीपल और इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। those things were not in the interest of the nation। खासकर अगर हम यूथ की बात करेंगे, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स हमने इस चीज़ में झोंक दिया, खो दिया हमने। तो वो ह्यूमन रिसोर्स हम कहाँ से लाएंगे? तो मेरा जो ज़ाती जो मैं समझता हूँ कि अब ये जो JDF है या JDF की शक्ल में जो है, वी वांट टू सेव दिस ह्यूमन रिसोर्स। जी, मैं ज़रूर इस पे पहुँचूँगी। जो आपका JDF है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट, व्हाट इज़ द विजन? लाइक ये बना, क्या विजन है? फ्यूचर आप क्या सोच रहे हैं? क्या कुछ बदलाव आप लाना चाहते हैं? तो इसके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट का ताल्लुक़ है, मैं इसके आर्जिन पे नहीं जाऊँगा, वो सबको पता है, वायर फ्रॉम इट केम, वो बहुत उस पर डिस्कशन हो चुका है। अब रहा सवाल कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या करें? इज़ इट द एडजन टू द सेम थिंग, ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है या जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ है, या उसमें एक और पार्टी ऐड हो जाएगी, या कुछ डिफरेंट सा इसमें होगा?
तो मेरा इसमें मानना है कि हमारा कुछ थोड़ा मुख्तलिफ होगा। ओके। जैसे मैं कहता हूँ, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम बहुत सी चीज़ें अभी है जो आम लोगों में और हमारे नौजवान में खासकर दे आर स्टिल इन द कन्फ्यूजन। जो मैं बार बार करता हूँ कि हम अभी भी कन्फ्यूजन में हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारी, खासकर मैं कश्मीर के नौजवानों की बात करता हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस है। सो हमारा मकसद यही रहता है कि हम कहते हैं कि वी शुड कम आउट ऑफ दैट कन्फ्यूजन एंड मूव टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन। मूव टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन हम इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन एंड इन द फील्ड ऑफ द इकोनॉमी। मैं हर एक बात कहता हूँ, जब भी मुझे कोई कहता है कि अपना विजन बताओ, तो मैं दो चीज़ें बताता हूँ, एक एजुकेशन एंड सेकंड इकोनॉमी। कि जब किसी कौम के पास ये दो चीज़ें होती हैं, एजुकेशन ये नहीं होता है कि आप पीएचडी की डिग्री हासिल करके, बीएससी करके, एमएससी करके फिर आप नौकरियों की लाइन में लग जाओ। एजुकेशन एक मुख्तलिफ होता है। जैसे आप रिसेंटली आप देखेंगे ये जो अमेरिका ईरान वार जो है, कितनी चीज़ें हमारे सामने आ गई कि ईरान बहैसियत एक मुल्क इतनी 40 साल 45 साल इंटरनेशनल वो सैंक्शंस होते हुए भी उन्होंने वहाँ पर क्या डेवलप किया कि जो आज वो एक ताकत के सामने वो डट कर खड़ा है। ये हम सब देखते हैं, ये हमारे जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स है, हमारे मुल्क के जितने भी एक्सपर्ट्स है, डिफेंस एनालिस्ट है, वो इन चीज़ों पर आजकल तबसरा कर रहे हैं। उनकी दो चीज़ें उन्होंने की, एक एजुकेशन पे उन्होंने ध्यान दिया, एजुकेशन जो हमारे मुल्क, जो हमें बहैसियत हिंदुस्तानी या बहैसियत हिंदुस्तान में जो एक हमें एक वो नौजवानों को जो रास्ता देना है वो एजुकेशन है। जितना भी आप एजुकेशन से दूर रहेंगे तो हम एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स के ज़रिए हो, चाहे वो किसी और के ज़रिए हो। हमारे ऊपर एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिटिशियंस मुसल्लत होते जाते हैं जब तक ना हम क्या इस एजुकेशन पे ध्यान दें। दूसरा चीज़ होता है मईशत, इकोनॉमी आजकल सारा कुछ इकोनॉमी पे चलता है। आप देख लेते हैं जो ये सारा कुछ ये जियोपॉलिटिकल खेल इस वक्त चल रहा है, ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी। सो एक मुल्क का अगर आपको देखना, किसी मुल्क का उरूज देखना हो, ये दो ही चीज़ों पर होता है, एजुकेशन और इकोनॉमी। एजुकेशन में हमें एजुकेशन में हमें और एक सब क्लास ये निकलता है कि उसमें होता है मोरालिटी, इखलाकियात। तो ये जब ये चीज़ें मिल के आती हैं तो इन चीज़ों पे हम फोकस करना चाहते हैं। आप देखिए कल असेंबली में जो सारा कुछ चल रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं पे असेंबली में हमारे आम लोगों के मसाइल जो है उन पे बात होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है, एक दूसरे का गिरेबान चाक करना। तो ये कहाँ से इखलाकियात में आता है? तो ये मॉरल पॉलिटिक्स हम नौजवानों में इंक्लूड करना चाहते हैं, उनको इस रास्ते पे, एजुकेशन और इकोनॉमी के रास्ते पे हम इनको डालना चाहते हैं। क्यों? जब इन दो चीज़ों पे ये चलेंगे तो ये इस एक्सप्लॉइटेशन से बच जाएंगे। और जो इस सारे इसमें जो ये खासकर जो ये कन्फ्लिक्ट है, इस कन्फ्लिक्ट में मैं कहता हूँ कि ये कन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप भी जो डेवलप हो गए, तो उसमें जो कंज्यूम होता है वो मेरा नौजवान होता है। जब आपको अपने नौजवान को इन चीज़ों से बचाना है तो फिर आपको उसका मुतबादिल भी आपको देना है। तो वो जो मुतबादिल है वो यही दो चीज़ें हैं, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। या दैट्स ट्रू। वैसे अगर भी कहते हैं ना कि किसी भी देश को बचाना है तो उसका नौजवान ही इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नेशन एक्चुअली। एंड इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशन एंड इकोनॉमी तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। और अब जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक पार्ट है। आई थिंक अगर इसी उद्देश्य से चलते रहें तो ख़ास हमारा कश्मीर जो बदला है वो, और हमें जो विकसित है वो और आगे की तरफ हम चलते जाएंगे। तलत जी, आपने पहले एक बात की थी, विजन की बात आपने कही थी कि विजन जो था हमारे ही लीडर्स में कम था। आपने खुद ये देखा है, यू वर इन द एक्टिव पॉलिटिक्स फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। सो डोंट यू थिंक कि मतलब लीडर में लीडरशिप अगर नहीं होगी तो नौजवान तो बर्बाद होता ही होता है, देश भी बर्बाद होता है, और साथ साथ जो एक इकनॉमी है, हमारी एजुकेशन है, वो भी बर्बाद होती है। तो आज से अगर हम पहले चले जाएं तो आपको लगता है कि हमारे अंदर, हमारे ही लीडर्स के अंदर लीडरशिप की कमी थी? देखिए, लीडरशिप एज अ मैन पावर अगर हम कहेंगे कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है। लीडर्स उभरते रहते हैं, लीडर्स बनते रहते हैं। लेकिन एक लीडर में क्या होना चाहिए?
उसमें विजन होना चाहिए, सच्चाई, मोरल, विजन, और उसको ये चीज़ें जैसे वो कहते हैं ना कि वो 100 साल बाद की सोचता है, कि वो फ्यूचर की सोचता है, वो पास्ट में नहीं जीता है। हम क्या है, अगर हम अपने मुल्क की भी बात करेंगे, प्रेजेंट जो इस वक्त हमारे मुल्क में जो सेटअप है, और हमारा भी ये पास्ट यही रहा है, हम ज़्यादा माजी में जीतते हैं। माजी में क्या हुआ, हम माजी में ये थे, माजी में वो है, माजी में वो गलतियां हो गई, तो हम माजी से ही बाहर नहीं निकलते हैं। असल में माजी से सीखना होता है, पास्ट से हमें वी हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर। हमें तो फ्यूचर स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। इकोनॉमी की जब मैं बात करता हूँ, आप पूरा मुल्क का देख लीजिए, आप हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुँची है। लीडरशिप तो है, लीडरशिप है, लेकिन उस लीडरशिप में विजन नहीं है, उसमें वो विजन नहीं है। उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये 10 साल बाद क्या होने वाला है, तो हमारा सिटीजन किस तरफ होना चाहिए। तो हमारे अगर यूथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो उसके लिए हमारी कौन सी चीज़ें होती है कि हम इस चीज़ को टैकल करें। मैं आपको कश्मीर की बात करूँगा, मैं आपको कश्मीर तक ही सीमित रहेंगे हम। यहाँ पर अक्सर है ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बहुत है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। नौजवान भी कोई अब एक ही चीज़ पर नज़र होती है, वो सरकारी नौकरी पे होती है। सरकारी नौकरी के अलावा हमारे पास कोई एवेन्यूज़ नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं, या हम ये जो रेवेन्यू जनरेशन है, रेवेन्यू जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस पे बात नहीं होती है। सरकारी नौकरियों पे बात होती है कि इतने पोस्ट वैकेंट है, ये भर लो, बाकी कहाँ जाएंगे। तो उसमें है ना कि हमारा जो कश्मीर है, जहाँ तक चूँकि मैं एग्रीकल्चर से वाबस्ता रहा हूँ, मेडिसिनल प्लांट्स के में जब मैं बात करता हूँ कि हमारे एवेन्यूज़ कितने हैं, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है कि हमने अभी उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया है। मैंने 2-3 बार ये कहा है कि हमारा एक सेक्टर है मेडिसिनल प्लांट्स, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स थ्रू आउट वर्ल्ड है, 37% ऑफ दोज मेडिसिनल प्लांट्स बिलोंग टू कश्मीर, आवर हिमालयन रीजन। हमारे हिमालयन रीजन में 37% हमारा उसमें है। इस सेक्टर में अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर हम चाहेंगे बनाना, डेवलप करना, मिनिमम हम 12 फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने कश्मीर में लगा सकते हैं, और 60% ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ को हम इस सेक्टर में, अकेले सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ये मैं सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स की बात करता हूँ। टेक्सास बकेटा इज वन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम विच वी कैन acquire this Taxol, that is the anti-cancer product. Okay. Taxol that costs 50 करोड़ पर केजी। अगर हम इसको एक्सट्रैक्शन करेंगे इस चीज़ की, तो इसके अलावा हमारे पास एक पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम एक और मेडिसिनल प्लांट है, जिसको हम कश्मीरी में वनवांगुन कहते हैं। उसके रूट, उसका सिस्टम और उसके लिए तीनों में अलग अलग ये जो हम कहते हैं कि ये जो भी चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं इसमें, तो इस ओनली वन प्लांट, ये जो मनवांगुन है, इस पे हम 5-6 ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हम बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो ही पता लेकिन हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते। हम असेंबली में जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, गाली गलौज करते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं, कि जब आपको कोई विजन नहीं है, जब विजन नहीं होता है तो फिर यही चीज़ है, व्हेन यू विल इलेक्ट एन जोकर यू हैव टू सी द सर्कस। सो आपको क्या लगता है, अब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, दे हैव अ विजन, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द पास्ट? नहीं, जब मैं बात करता हूँ, जब मैं इन चीज़ों की बात करता हूँ, कि इसका मतलब यही है कि हमारी लीडरशिप जो है, हमारी लीडरशिप से इन चीज़ों पे गौर करती है। हमारी लीडरशिप जो है, चाहे वो हमारे ये जो पैनल मेंबर से, जो बैनर जमात की जो लीडरशिप है, तो वो है। एक आपको नहीं लगता, ये मन का सवाल है मेरा, कि अगर यही जो विजन जो आप आज हम जिस पे बात कर रहे हैं, अगर यही 10-15 साल पहले होता तो आज हमारा कश्मीर बहुत आगे। मैं वही कहता हूँ ना, इन्हीं चीज़ों का पछतावा है, इन्हीं चीज़ों का पछतावा होता है कि हमारा विजन कहाँ है। हमारी ये जो जम्मू कश्मीर जो ये वैली है,
इसकी एक अपनी पोजीशन है, इसके हर अपनी चीज़, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल। जब अब देखिए, अब और एक मैं बात कहूँगा, हमारी यहाँ पर अक्सर बात होती है NHPC या पावर प्रोजेक्ट्स की। देखिए, अगर हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, तो क्या आज हमारे हम जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस हो रही? इतने पावर प्लांट हो के हमें बाहर से अपने स्टेट के लिए पावर मंगवाना पड़ता है या ख़रीदना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी डिस्कस होती हैं। एक पार्टी, हालांकि इन्होंने मिलजुल के ये सब कुछ किया है, इन्होंने ये मिलजुल के अब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि पावर प्रोजेक्ट उन्होंने दिए, पावर प्रोजेक्ट इन्होंने दिए, अब रिसेंटली और इन्होंने सैंक्शन कर दिए या बाकी चीज़ें हैं। तो क्या हमारी लीडरशिप को इतना नहीं सोचना चाहिए था कि अगर पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, वाटर इज़ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ आवर पीपल, तो इस नेचुरल रिसोर्स से हमारे लोगों को क्या मिलता है? हमारी ही नेचुरल रिसोर्सेज है। तो जब ये हो जाता है ना, ये एक कन्फ्लिक्ट जोन की शक्ल इसको दे दी गई, तो फिर कन्फ्लिक्ट जोन में जब होता है तो फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हर चीज़ की होती है, हर एक चीज़ की, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, हर एक चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। तो वही हम देखते हैं फिलहाल, हम प्रेजेंटली इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में हम देखते हैं। तो इसी तरह हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, वो जो अभी एक्सप्लोर भी नहीं हुए हैं। अगर हम उन चीज़ों पे अब हम बात करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, तो हमारे यूथ को इधर उधर घूमने की कहाँ फुर्सत मिलेगी? वो तो इन चीज़ों में बिजी रहेगा, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने मुस्तकबिल बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें होगी। तो आई होप ये जो विज़न है आप आगे लेके जाएंगे। तो और भी बड़ी बात होती है, अब हमने जैसे जितनी बात की विज़न की, लीडरशिप की, तो यहीं पे बात आती है र्यूमर्स की। बहुत से र्यूमर्स जो है मार्केट में अभी भी बहुत पहले से है ना चलते आए हैं कि जो भी हमारी बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी जमात इस्लामिया, उसके जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने हर चीज़ अपने लिए की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो हाउ डू यू सी दिस थिंग कि क्या ये र्यूमर्स ही हैं, क्या सच हैं, क्या हैं? देखिए, जब भी कश्मीर जैसे माहौल में, जो यहाँ पर 35 साल 37 साल का माहौल रहा है, यहाँ पर तब से हम सिर्फ र्यूमर इसे सुनते हैं, फलाने ने वो किया, उसने ये किया, इसने ये किया। या जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, तो मैं उसमें अक्सर मैं कहता हूँ कि हमें उससे पहले, चूँकि अपने आप को एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जोड़ते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारे में ज़्यादा मोरालिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं वो सबको कहता हूँ कि चाहे मैं वो आपसे भी कहता हूँ, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, या कोई भी रिलीजन वो फॉलो करता हूँ, कम से कम सूरह हुजरात का मुताला करना चाहिए। सूरह हुजरात एक दफ़ा पढ़ना चाहिए इंसान को। तो उसमें ये सारी चीज़ों का है कि जब ये र्यूमर्स होते हैं तो इंसान का उस वक्त एक इंसान को क्या करना चाहिए। इंडिविजुअली हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा काम किया होगा, उसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, उसमें रिलीजियस लीडर्स भी आते हैं, उसमें बहुत से लोग आते हैं। पिछले महीने आप देख लें कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक रिलीजियस स्कॉलर और एक दूसरे शख्स के दरमियान। मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ किसी का, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो जैसे आज आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रिग्रेट आपके मन में रहता है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? एंड उसको शेयर करने का मतलब यही होगा कि जो भी हमारे नौजवान हैं, जो आज कहीं ना कहीं कश्मीर के किसी भी कोने से हम इस टाइम देख रहे हैं और शायद उस रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे नहीं होना चाहिए उनको, तो वो कुछ आप ऐसे आपके दिल में हमेशा कोई रिग्रेट रहे जो शायद मैंने अगर वो चीज़ नहीं की होती तो शायद मे बी कुछ सही तो नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैंने ज़ाती तौर में कहूँगा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिस पे मुझे ज़्यादा पछतावा हो। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, वो एक यूथ के एक यूथ या ये जो वो यूथ एज होती है या टीन एज होती है, उनमें जो बचपना में जो गलतियाँ होती हैं वो एक होती है। और दूसरी गलती ये होती है कि बहैसियत कौम, जब आपके हाथ में पावर होता है एक्चुअली। हाँ, जब आपके हाथ में पावर होता है। फिलहाल मेरे हाथ में कभी पावर रहा ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता मशवरा देता था, अलबत्ता मैंने ये कहा कि कुछ चीज़ों का रिग्रेट
बहैसियत कौम बहैसियत नेशन होता है कि अगर हमने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया होता तो आज हम कहाँ होते, आज हम कहाँ। इन चीज़ों का रिग्रेट रहता है कि काश हमारी उम्र उस वक्त ऐसी होती कि हमारी बात का जो वज़न होता था वो उस वक्त होता कि जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 6 साल पहले 10 साल पहले अगर मैं ऐसी बात कर पाता तो शायद मैं कुछ कर पाता। तो इन चीज़ों का पछतावा है कि उस वक्त हम उस लेवल पे नहीं थे कि हम बात कर पाते थे। तो आखिरी सवाल तैयब जी मैं आपसे चाहूँगी कि कैसे देखते हैं आज आप अपने कश्मीर को, कैसे देखते हैं यहाँ के नौजवानों को? बहुत सी तब्दीलियाँ आई, क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूँ कश्मीर की, अपनी आँखों से बहुत सी तब्दीलियाँ हम देखते हैं। तो वो तब्दीलियाँ आप कैसे देखते हैं और क्या पैगाम रहेगा हमारे देश के युवाओं के लिए, ना कि खाली कश्मीर? देखिए, जहाँ तक आप तब्दीली की बात करते हैं ना, ये एक सुपरफिशियल चेंज है, यानी जो हमें ऊपर से दिखती है। असल में हमें देखना चाहिए कि अगर ये तब्दीली कुछ साल पहले आई होती तो हमारे हाथ में बहुत कुछ वो तो है, समय तो बहुत गवाया गया, समय बहुत गवाया और बहुत सी चीज़ें गवाई, सियासी पॉलिटिकली हमने बहुत कुछ गवाया। आज हमारे हाथ में 370 नहीं है, 35A नहीं है, स्टेटहुड नहीं है। तो मैं इस तब्दीली को उस नज़रिए से अगर देखूँगा तो फिर मायूसी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, यानी अपना एक टाइम एंड स्पेस होता है। अब उस टाइम एंड स्पेस में भी रहकर इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है अगर आपके पास अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अगर आप सिर्फ सेंटिमेंट्स को ही आगे बढ़ाएंगे, जैसे मैं देखता हूँ ना आजकल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है या कोई भी पॉलिटिशियन आता है, ये सेंटिमेंट्स पे सियासत करते हैं। मैं कहता हूँ कि हमें इन चीज़ों को इन सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स से हमें बाहर आना चाहिए। एक विजन जो एक लीडरशिप में होना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ कि एजुकेशन और इकोनॉमी। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत मुझे ज़्यादा उतनी वो होप नहीं है कि मैं किसी चीज़ को अच्छी तरीके से देखूँ। मैं इसको कभी कभी जो बोलते हैं कि हालात ठीक होते हैं, कभी कब्रिस्तान में भी खामोशी होती है। तो ये वो वाली खामोशी नहीं होनी चाहिए कि ये आप किसी एक दबाव के तहत आप कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो या कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। उस लेवल पे वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें स्टेट का एक ऐसा डोमेन होना चाहिए कि जहाँ पर हर एक को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। कि स्टेट की एक चीज़ होती है कि स्टेट का जो जिम्मेदारी होती है वो ये है कि उसके बाशिंदे को, हर एक स्टेट में जो भी बाशिंदा हो, उसकी इज़्ज़त, उसका माल और उसकी जान, इन तीन चीज़ों की उसको ज़मानत मिलनी चाहिए कि ये सेफ होनी चाहिए एक स्टेट में। तब जाके हम इंसान तो रिलैक्स हो जाता है कि नहीं, अब मेरी इज़्ज़त, मेरा माल, मेरी जान अब सलामत है, तो तब जाके इंसान मुतमईन हो जाता है। अगर ये चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाती है तो ये चीज़ें तब एस्टेब्लिश हो जाती है जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके इस माशरे में हो, सियासी इस्तेकाम हम जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। जब तक वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आएगी तब तक ये जो चेंज है, इस चेंज से मैं ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। तो पैगाम आपका वो आपने नहीं दिया हमारे। पैगाम मेरा यही है, मैं हर एक बार कहता हूँ कि वी हैव टू कम आउट फ्रॉम द कन्फ्यूजन एंड मूव टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन। यस, ठीक है तले जी, शुक्रिया आपका। और आखिर में जो आपने बताया कि ये कन्फ्यूजन एक्चुअली, अगर हम पूरे कन्फ्यूजन की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, तो हम जो है हमेशा कन्फ्यूजन में रहे, बट या अब वो समा चला गया है। नाउ लेट्स मूव टू द कंट्रीब्यूशन। ज़रूर मिलूंगे एक और नए चेहरे के साथ, नई कहानी के साथ, और कुछ ऐसे चेहरों के साथ जो हमें कश्मीर की बात करेंगे और कश्मीर की उन कहानियों की तरफ लेके जाएंगे जो शायद कहीं ना कहीं इतिहास में वापस दब चुकी हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज़ दिल।